हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मेरे इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और आज की इस ऑनलाइन प्लांट इकोलॉजी क्लास में हम जानकारी लेने वाले हैं सॉइल प्रोफाइल के बारे में, जिसे हम मृदा परिच्छेदिका या मृदा स्थिरीकरण भी कहते हैं। तो आइए वीडियो के माध्यम से इसे समझते हैं और जानते हैं कि सॉइल प्रोफाइल क्या होता है। जैसा कि आप इस हेडिंग से समझ पा रहे हैं कि सॉइल प्रोफाइल एक तरीके से मिट्टी की जो है प्रोफाइल है कि एक जो मिट्टी पाई जाती है ज़मीन पर, इसमें हमें कौन कौन सी लेयर जो है एक एक क्रम के अंदर दिखाई देती हैं, उस सॉइल प्रोफाइल की हम बात करेंगे। साथ ही हम अगर प्रारंभिक तौर पर देखें तो मृदा की अगर बात करें तो मृदा जो है एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ये भूपरपट्टी का वह भाग होती है जिसमें पौधों की जड़ें होती हैं, और यह जो है पौधों के लिए एक तरीके से जीवन का कार्य करती है, क्योंकि कोई भी जो पौधा है वो मृदा के अंदर विकसित होता है और जड़ों के द्वारा जो है वो इस मृदा के अंदर अपने आप को स्थिर बनाए रखता है, और साथ ही जो जड़ें होती हैं उस मृदा के माध्यम से ही जल का और खनिज जो पदार्थ होते हैं, लवण जो होते हैं, उनका अवशोषण इस मृदा के द्वारा ही जो है पौधा कर पाता है और अपने जीवन को चला पाता है। तो इस मृदा में अगर हम देखें तो मृदा निर्माण की जो प्रक्रिया है उसे हम पैराजेनेसिस कहते हैं, और यह जो प्रक्रिया है वो कंटिन्यूअस या सतत प्रक्रिया होती है जो लगातार चलती रहती है। साथ ही इस मृदा जनन या जो पैडोजेनेसिस की प्रक्रिया होती है, इसके अंतर्गत हुमस के निर्माण की प्रक्रिया भी जो है वो भूमि की जो ऊपरी सतह हैं उस पर चलती रहती है, निचली सतहों पर हालांकि कम चलती है। तो इस प्रकार इस मृदा जनन की प्रक्रिया जो है ये अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरीके से संचालित होती है, और इसीलिए जो है अलग अलग क्षेत्र की मृदाओं का जो संगठन होता है वो भी अलग प्रकार का होता है। तो अब अगर हम अपने मूल टॉपिक की ओर देखें जो कि है सॉइल प्रोफाइल, तो सॉइल प्रोफाइल जैसा कि आपको बताया कि ये जो है मृदा के बारे में हमें जानकारी देता है कि किसी क्षेत्र की मृदा में अगर हम ऊर्ध्वाधर रूप से देखें, जब हम कोई गड्ढा जो है खोद करके देखते हैं तो हम देखते हैं कि उस स्थान विशेष की मृदा में हमें अलग अलग क्षेत्र जो है वो क्षैतिज रूप से विन्यासित दिखाई देते हैं। ये अलग अलग रंग के होते हैं जिन्हें हम आसानी से पहचान सकते हैं, इनमें अंतर कर सकते हैं। तो ये जो क्षेत्र हमें विभिन्न प्रकार के जो क्षेत्र दिखाई देते हैं किसी भी सॉइल के अंदर जो कि अलग अलग होते हैं, इन्हीं को हम कहते हैं हॉरिजॉन्स कहते हैं, या हिंदी में इनको हम संस्तर कहते हैं। तो ये मृदा परिच्छेदिका या जो सॉइल प्रोफाइल है वो इस सॉइल मेंटल में खुदे हुए जो किसी गड्ढे है उसमें एक दूसरे के ऊपर इन परतों का क्रम होता है और प्रकृति होती है। अर्थात किसी क्षेत्र की मृदा में ऊपर से लेकर के नीचे तक जो संस्तर पाए जाते हैं उनके क्रम को ही हम सॉइल प्रोफाइल कहते हैं, या दूसरे शब्दों में हम ऐसा कह सकते हैं कि किसी क्षेत्र की मृदा में ऊपर से नीचे तक कौन कौन से क्षेत्र जो है विद्वान होते हैं या उसका क्या प्रोफाइल है, वो प्रोफाइल ही जो है वो सॉइल प्रोफाइल कहलाता है। और सॉइल हॉरिजन की जैसा कि हमने बात करी, इसको भी हम इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं कि वह स्तर जो मृदा की सतह के समांतर होता है और जिसमें मृदा निर्माण की प्रक्रियाओं के गुण पाए जाते हैं और जो अपने समीप की दूसरी परत से भिन्न होते हैं, उसको हम सॉइल हॉरिजन कहते हैं। और जैसा कि आपको बताया कि इन सॉइल हॉरिजन्स का जो सीक्वेंस है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कि द सीक्वेंस ऑफ हॉरिजन्स दैट कैरेक्टराइज ए सॉइल इज कॉल्ड द सॉइल प्रोफाइल। अर्थात ये जो हॉरिजन्स हैं इनका जो क्रम है ऊपर से नीचे की ओर, इसी क्रम को हम कहते हैं सॉइल प्रोफाइल। तो अब हम इस सॉइल प्रोफाइल में जो विभिन्न प्रकार के रीजन्स या क्षेत्र पाए जाते हैं, जो संस्तर पाए जाते हैं, उनके बारे में समझते हैं। तो किसी भी क्षेत्र की जो मृदा है हालांकि उनमें अंतर पाया जाता है अलग अलग क्षेत्र के हिसाब से। यहाँ पर हम एक बात कर रहे हैं सामान्य प्रकार के जो क्षेत्र हमें देखने को मिलते हैं उनकी। तो ये जो जैविक संस्तर होते हैं
जिनको हम हॉरिजॉन्स कहते हैं, ये ऊपर से लेकर के निम्न प्रकार जो है ये लेयरों में जो है डिवाइड रहते हैं, जिसमें कि हम सबसे पहला देख सकते हैं, ये हमें दिखाई दे रहा ओ हॉरिजन। तो ये जो ओ हॉरिजन है, यहाँ पर ओ का मतलब ऑर्गेनिक से है, अर्थात ये इसका जो शाब्दिक अर्थ है वो कार्बनिक से लिया जाता है। तो इस ओ हॉरिजन की अगर हम बात करें तो ये अपर मोस्ट ऑर्गेनिक लेयर होता है, जो कि किसी मृदा में सबसे ऊपर पाया जाता है। सबसे ऊपर पाए जाने के कारण इसे हम शीर्ष मृदा भी कहते हैं, टॉप सॉइल भी कहते हैं। और इस ओ हॉरिजन के अंदर खनिज पदार्थ और कार्बनिक अवशेष पाए जाते हैं। इस ओ हॉरिजन में हमें देखने को मिलेंगे जो पेड़ पौधे से टूटे हुए जो अंग हैं, साथ ही विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं के मृत जो शरीर के अंग हैं वो देखने को मिलेंगे। और यह जो लेयर है वो वनों के अंदर सामान्य तौर पर मोटी पाई जाती है, लेकिन अगर हम ग्रासलैंड्स की बात करें तो उसमें ये स्तर या तो अनुपस्थित होता है या बहुत ही पतला जो क्षेत्र होता है, क्योंकि इसमें जो है मृत पत्तियाँ, शाखाएँ, फल फूल, जंतुओं के मृत शरीर आदि जो है इस ओ हॉरिजन में पाए जाते हैं। अब इस ओ हॉरिजन की भी हम बात करें तो इसको हम दो प्रकार के जो सब लेयर्स हैं, दो प्रकार के जो रीजन्स हैं उसमें डिवाइड कर सकते हैं। इसमें पहले को हम कहते हैं O1 रीजन और दूसरे को कहा जाता है O2 रीजन। सबसे पहले हम बात करेंगे O1 रीजन की। इस O1 रीजन को A00 क्षेत्र भी हम कहते हैं, क्योंकि कई बुक्स के अंदर आपको जो है ये O की जगह पर A हॉरिजॉन भी मिल जाएगा, जिसको 4 क्षेत्रों में डिवाइड कर दिया जाता है। इसमें से पहला A00 क्षेत्र होता है या O1 क्षेत्र होता है। तो O1 रीजन की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये जो O1 रीजन है ये सबसे ऊपर वाली जो परत होती है O क्षेत्र के जो अंदर पाई जाती है, और जहाँ पर जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि यहाँ ताज़ा गिरे हुए मृत जैविक जो पदार्थ हैं वो पाए जाते हैं, जैसे कि पेड़ पौधे से गिरा हुआ फूल, पत्ती, फल इत्यादि, जंतुओं के, सूक्ष्म जीवों के मृत शरीर, ये जो है यहाँ पर देखने को मिलते हैं। इस परत के अंदर जो है इनका अपघटन आमतौर पर नहीं हुआ होता है, क्योंकि ताज़ा ही गिरे हुए होते हैं, और ये सबसे ऊपर वाली लेयर जो है ये रीजन बनाता है। इसके बाद जो है O2 रीजन आता है। O1 रीजन में अगर हम देखें तो ये जो पूरा जो एक तरीके से सभी जो अवशेष थे इसमें, उनको हम आसानी से पहचान भी सकते थे और उनको लेटर कहा जाता है। यहाँ पर लेटर शब्द का उपयोग जो है करना आवश्यक है। इनको लेटर जो है हम कहते हैं। यहाँ पर जो मृत भाग जो पड़े हुए होते हैं पेड़ पौधे जीव जंतुओं के, उनको हम लेटर कहते हैं, और ये O1 रीजन में पाया जाता है। अब दूसरा रीजन है हमारा O2 रीजन। O2 रीजन जिसको हम A0 रीजन भी कहते हैं। इस लेयर के अंदर ये जो मृत जीव जंतुओं और पेड़ पौधों के अवशेष जो हैं वो सड़ने गलने लगते हैं, अर्थात इनका विघटन जो है इसमें शुरू हो जाता है, इनका अपघटन प्रारंभ हो जाता है। और इस क्रिया को करने के लिए, अपघटन की क्रिया को करने के लिए इस क्षेत्र में सूक्ष्म जीव, कवक, अनेक जो प्रकार के छोटे कीट हैं उनका बाहुल्य होता है, जो कि इन गिरे हुए जो मटेरियल है इसको तोड़ने का कार्य करते हैं इसके मूल पदार्थों में, और धीरे धीरे ये जो गिरे हुए अवशेष हैं ये कार्बनिक पदार्थों में बदलने लग जाते हैं अपघटन के द्वारा। और इनका जो कह सकते हैं कि ये जो अवशेष हैं इनके विभिन्न भागों का एक तरीके से आकार जो है वो धीरे धीरे विरूपित होने लग जाता है अपघटन के कारण, और यहाँ पर कुछ का पूर्ण अपघटन, किसी का कम अपघटन, इस तरीके से प्रक्रिया चलती रहती है समय के साथ में। और ये जो लेयर बन जाती है थोड़ी गहराई में जा कर के, जिसमें कि इन गिरे हुए सड़े गले जो मटेरियल है इसको पहचानना मुश्किल हो जाता है, उस लेयर को हम नाम देते हैं डफ लेयर नाम दिया जाता है। इस डफ लेयर में जो है कार्बनिक पदार्थों की, जैसा कि बताया आपको, अधिकता होती है। इस डफ के अंदर जो है अच्छी प्रकार से अपघटित पदार्थ पाया जाता है, जिसमें पूर्णतः जो है पदार्थ का अपघटन लगभग हो चुका होता है। और इसके ऊपरी परतों में जो है, जैसा कि आपको बताया, डेट्रिटस या जो है ये
डेट्रिटस की जो अपघटन की प्रारंभिक अवस्थाएं हैं वो हमें देखने को मिलती हैं। तो ये तो था हमारा ओ होरिजन, जिसको हम ऑर्गेनिक होरिजन कह रहे थे, और इसमें O1 और O2 रीजन पाए जाते हैं और ये सबसे टॉप का होता है। और वनों में जो है इसका विकास सर्वाधिक अच्छी तरीके से होता है। हालांकि ग्रासलैंड्स में इसका जो विकास है वो सामान्य तौर पर नहीं पाया जाता है, बहुत ही कम विकसित जो है ग्रासलैंड्स के अंदर देखने को मिलता है। क्योंकि रेन फॉरेस्ट के अंदर अगर हम देखें तो वहाँ पर जो इस तरीके का जो मटेरियल है पेड़ पौधों से गिरा हुआ और फूल फल इत्यादि जो है वहाँ पर ज़्यादा पाए जाते हैं, सघन पेड़ पाए जाते हैं, इसलिए वहाँ पर ये लेयर जो ओ होरिजन है वो सबसे अच्छा विकसित होता है। नेक्स्ट जो ओरिजन आता है वो आता है ए होरिजन। ए जो होरिजन होता है ये ओ होरिजन के नीचे पाया जाता है और ये जो है कह सकते हैं कि डफ की निचले वाली स्थिति होती है। यहाँ पर गहरे रंग के जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं उनकी बहुलता पाई जाती है और ये जो मृदा है उसको हम टॉप सॉइल कहते हैं, क्योंकि ओ जो रीजन है वो ग्रासलैंड्स इत्यादि में नहीं पाया जाता, तो ऐसे में टॉप सॉइल जो है वो उसका मतलब ए होरिजन से होता है। तो यहाँ पर जो है डिकम्पोजिशन जो है वो शुरू हो जाता है, साथ ही यहाँ पर ऑर्गेनिक जो मैटर होता है कार्बनिक पदार्थ इसकी अधिकता यहाँ पर पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पर जो कार्बनिक पदार्थ है वो खनिज कणों के साथ मिल करके एक बहुत ही महत्वपूर्ण पदार्थ का निर्माण करता है और इसको हम कहते हैं, आप सभी उस शब्द से परिचित हैं, उसको हम ह्यूमस कहते हैं। ह्यूमस यहाँ पर जो है पाया जाता है। ह्यूमस इस ए होरिजन के अंदर पाया जाता है जो कि पौधों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ये कार्बनिक पदार्थ इसका अवशोषण किया जाता है। इस ह्यूमस का जो रंग होता है जैसा कि हम सभी जानते हैं गहरा भूरा अथवा ब्लैक रंग का होता है और इसी रंग की वजह से भी इस ए होरिजन की अगर हम बात करें तो इसका भी जो है डार्क कलर पाया जाता है, क्योंकि इस ए होरिजन के अंदर कार्बनिक पदार्थों की अति सूक्ष्म कणों की जो है एक तरीके से मिश्रित अवस्था में यहाँ पाए जाते हैं, इनकी अधिकता होती है। तो ये जो क्षेत्र कहलाता है हमारा वो ह्यूमिक क्षेत्र भी कहलाता है और इसको साथ ही हम मेलानाइज्ड रीजन भी कहते हैं, क्योंकि ये जो क्षेत्र होता है ये वनों की मृदा में अपेक्षाकृत कम और ग्रासलैंड्स की मृदा में ये जो है इसकी गहराई थोड़ी सी अधिक होती है। इस रीजन को भी हम दो सब लेयर्स में डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें से पहला वाला है हमारा A1 रीजन और दूसरा है हमारा A2 रीजन। A1 रीजन की अगर बात की जाए तो ये गहरे रंग का, जैसा कि आपको अभी बताया कि कार्बनिक पदार्थ युक्त होता है और इसमें ह्यूमस से पाया जाता है और इस ह्यूमस जो ये होता है वो कार्बनिक और साथ ही कुछ खनिज पदार्थों का मिश्रण होता है, इसीलिए इसको हम मेलानाइज्ड रीजन कहते हैं। और दूसरा जो रीजन होता है वो A2 रीजन होता है। इस A2 रीजन के अंदर जो है ऑर्गेनिक मैटर की मात्रा जो होती है वो कम होती है और ये क्षेत्र हल्के रंग का क्षेत्र होता है, जिसमें बड़े आकार के खनिज कण पाए जाते हैं, जैसे कि रेत पाई जाएगी, इसमें अधिक मात्रा में रेत पाई जाती है और कार्बनिक पदार्थों की जो मात्रा होती है वो इसमें बहुत कम पाई जाती है। अत्यधिक जो वर्षा वाले क्षेत्र होते हैं, जैसे कि रेन फॉरेस्ट की हम बात कर रहे हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है वर्षा होती है, तो ऐसे में इस वर्षा के जल के साथ में इस लेयर से जो खनिज पदार्थ होते हैं उनका रिसाव पाया जाता है, वो नीचे के स्तर जो होते हैं उनमें चले जाते हैं और इसीलिए इस क्षेत्र को हम एलुवियल जोन भी कहते हैं या पॉडसोलिक जोन भी जो है इस क्षेत्र को हम कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर निच्छालन की क्रिया पाई जाती है। लीचिंग जोन भी इसको कहा जाता है, निच्छालन क्षेत्र कहा जाता है, क्योंकि जो वर्षापात का जो जल होता है उसके कारण इस क्षेत्र से जो खनिज होते हैं वो नीचे के क्षेत्रों में चले जाते हैं। तो O2 रीजन के बाद में नेक्स्ट जो हमारा होरिजन आता है वो आता है बी होरिजन। बी होरिजन जैसा कि आपको बताया कि A2 होरिजन के नीचे पाया जाता है बी होरिजन, और इस क्षेत्र में अगर हम देखें तो इसमें सिलिका युक्त जो चिकनी मिट्टी है जिसको हम क्ले बोलते हैं वो पाई जाती है। साथ ही इसमें एल्युमिनियम और लोहे के ऑक्साइड्स और साथ ही कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। और इसके कलर की बात करें तो ये जो है डार्क कलर का होता है और इसका जो टेक्सचर होता है वो काफ़ी कोर्स होता है, काफ़ी मोटा टेक्सचर का ये क्षेत्र होता है।
और सिलिका रिच क्ले जैसा कि आपको बता रहा था मैं, इसमें पाए जाते हैं सिलिका रिच क्ले, साथ ही ऑर्गेनिक जो कंपाउंड्स होते हैं वो पाए जाते हैं। इस क्षेत्र को हम जोन ऑफ एलुविएशन या एलुवियल जोन भी इसको कहते हैं, क्योंकि इस संस्तर के जो ऊपरी भाग है उसमें A2 जो अभी हम लेयर की बात कर रहे थे उससे रिस करके आए हुए सभी जो रासायनिक पदार्थ हैं उनका यहाँ पर जमाव हो जाता है, और इस जमाव हो जाने के कारण ये यहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं। हालांकि शुष्क क्षेत्रों की जो मृदा परिच्छेदिका होगी उसमें ये स्तर बहुत कम विकसित रहता है, क्योंकि यहाँ पर जो है वर्षापात बहुत ही कम होता है, तो ऐसे में जो खनिज पदार्थ हैं वो ऊपर से रिस करके नीचे नहीं आ पाते हैं। साथ ही इस अगर हम क्षेत्र में देखें तो इसके अंदर जो है सजीव सामान्य तौर पर नहीं पाए जाते हैं, और ऊपर की जो मृदा परतें हैं उनमें से जो जल है वो रिसाव के द्वारा धीरे धीरे इस क्षेत्र में आता रहता है। तो इस प्रकार से हम देखें तो एक वाटर रिजर्वोयर का भी जो है ये बी हॉरिजन जो है कार्य करता है। साथ ही इसमें जो है क्ले, लोह, एल्युमिनियम, मैग्नीज, कार्बनिक पदार्थों की प्रचुरता पाई जाती है। इसके अतिरिक्त हम देखें तो कुछ जो है इसमें सिलिकेट्स की क्ले पाई जाती है, सेस्क्वाक्साइड्स वगैरह जो है वो भी उनकी सिलिकेट मृदा की अपशिष्ट प्रचुरता जो कार्बोनेट्स पाए जाते हैं। तो इसमें कई प्रकार के जो खनिज हैं वो हमें देखने को मिलते हैं, और ये ऐसा स्तर के बिल्कुल नीचे स्थित होता है। अगर हम देखें तो ये जो मृदा वैज्ञानिकों के अनुसार मृदा का जो A1, A2 और B परिच्छेद होता है, ये जो हॉरिजन होते हैं इनको हम सम्मिलित रूप से सोलम कहते हैं। A1 साथ ही A2 और B जो परिच्छेद होता है, इन तीनों को मिलाकर के हम सोलम कहते हैं। अगर हम इस डायग्राम से समझें तो देखिए आपको ये वाला जो क्षेत्र है वो O1 रीजन था, ये O2 रीजन था, ये A1 है और ये A2 है, और नीचे वाला जो क्षेत्र है ये हमारा B रीजन है। तो इनको मिला करके A1, A2 और B को मिला करके इस तरीके से सोलम कहा जाता है। और इस क्षेत्र को O1 से लेकर के B तक का जो क्षेत्र है इसको हम कहते हैं टॉप सॉइल मिला करके, जो कि काम की होती है पौधों के। अब हमारा जो नेक्स्ट लेयर है वो है सी संस्तर या सी हॉरिजॉन। सी हॉरिजॉन की बात करें तो ये बी संस्तर के ठीक नीचे उपस्थित मृदा परिच्छेदिका की परत होती है। इसको हम जोन ऑफ रेगोलिथ भी कहते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि इसको हम जोन ऑफ रेगोलिथ कहते हैं। और यह जो परत है वो एक तरीके से कहें कि इनकम्प्लीटली वेदर्ड जो चट्टान हैं उनकी बनी होती है, और इसमें ए और बी जो संस्तर होते हैं उनके लक्षण यहाँ पर नहीं पाए जाएंगे, और ये इनकम्प्लीटली वेदर्ड रॉक्स की जो है टोटली बनी होती है, और ये कहलाती है हमारी जोन ऑफ रेगोलिथ। हालांकि इस संस्तर में सामान्य तौर पर जो है छोटे वृक्ष हैं उनकी जड़ें नहीं पहुँच पाती हैं। कभी कभार जो है बड़े जो वृक्ष होते हैं जिनकी जड़ें बहुत अधिक गहराई तक जाती हैं वो ही जो है इस क्षेत्र में पहुँच पाती हैं, और यहाँ पर हमें किसी प्रकार की बायोलॉजिकल जो एक्टिविटीज़ हैं वो दिखाई नहीं देंगी। और हमारा अंतिम जो हॉरिजॉन है वो है आर हॉरिजन, जो कि मृदा संगठन की सबसे नीचे वाली इसको संस्तर हम कहते हैं, या सबसे लास्ट का हॉरिजन इसको कहा जाता है। और यह बना होता है पृथ्वी की बड़ी चट्टानों वाला जो क्षेत्र होता है ये यहीं से शुरू हो जाता है। तो ये अनवेदर्ड पेरेंट बेड रॉक्स का बना होता है ये। इसका अर्थ ये है कि इस क्षेत्र में केवल और केवल जो हमें चट्टान दिखाई देती है, और इन चट्टानों के ऊपर जो है वो जल एकत्र रहता है। यहाँ पर किसी प्रकार की आपको मृदा जो ये क्षेत्र होता है इसके अंदर किसी प्रकार के पेड़ पौधों की जड़ें आपको दिखाई नहीं देंगी, और ये चट्टानी क्षेत्र शुरू हो जाता है, और इसके नीचे जो है टोटली जो है चट्टानें हमें देखने को मिलेंगी। पृथ्वी के केंद्र तक विभिन्न प्रकार के खनिज पदार्थ जो है वो देखने को मिलेंगे। तो ये तो था जो है आपका आर हॉरिजन, जो कि सबसे नीचे आप देख सकते हैं किस तरीके से मोटे मोटे जो चट्टान के रॉक्स हैं, या मतलब कह सकते हैं कि बड़ी बड़ी चट्टान हैं जो वो पाई जाती है सी हॉरिजन के बाद में। तो इसी के साथ ये था आज का हमारा टॉपिक सोल प्रोफाइल, जिसमें
हमने बात करी मृदा में पाए जाने वाले विभिन्न संस्तरों के बारे में, और इसी के साथ आज की ये क्लास यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाना नहीं भूलें, जिससे कि आप लेटेस्ट वीडियो का अपडेट प्राप्त कर सकें। थैंक यू।